Hello friends, welcome to Divikas Biology. Today we start chapter number 8, Cell, the unit of life. So, cytology. Cytology is the study of cell structure. जब सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो साइटोलॉजी कहलाती है. सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. जब स्ट्रक्चर के साथ उसके फंक्शन और रिप्रोडक्शन की स्टडी की जाए तो वो सेल बायोलॉजी कहलाती है. So, father of cytology, Robert Hooke. Robert Hooke, he is the father of cytology. Antony von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. सबसे पहले एक लिविंग सेल को किसने देखा और डिस्क्राइब किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने. न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. Sheldon and Swan gives cell theory in 1838 to 39. According to cell theory, the cell is the basic morphological and functional unit of life. Cell theory includes two statements. First, all living beings are made up of cells and product formed by the cells. पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे सेल्स से बने हुए हैं. और दूसरा स्टेटमेंट, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेल्स. ये थ्योरी फेल हो गई ओरिजिन ऑफ सेल्स को एक्सप्लेन करने में. फिर वर्च्यू ने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया, कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. उसके बाद आते हैं हमारे वायरसेस. वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी एज दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल. वायरसेस, जब हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें वायरसेस किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहे थे. वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी एज दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल. द कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड. वायरसेस क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को कंसिस्ट करके रखते हैं. वो न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, डीएनए और आरएनए. सो प्रोकैरियोटिक सेल. The cell size of prokaryotic cell is usually very small. It is about 0.1 to 5 micrometer. Cell has one envelope organization. Flagella if present are single. अगर flagella present होगा तो वो single stranded होगा और without differentiation of axoneme and sheath. Nucleoid is found. Organized nucleus is absent. Nucleoid present होता है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है. सेल वॉल इफ प्रेजेंट पजेस म्यूरेमिक एसिड. अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी प्रोकैरियोटिक सेल में तो वो क्या कंसिस्ट करके रखेगी? म्यूरेमिक एसिड. डीएनए इज नेकेड, सर्कुलर, विदाउट हिस्टोन, लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. डीएनए नेकेड होगा, सर्कुलर होगा, विदाउट हिस्टोन होगा और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली प्रेजेंट होगा. नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनेली. किसी भी ऑर्गेनेली के साथ एसोसिएट नहीं करेगा. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ट्रांसलेशन मीन्स जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं. तो ये दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा. एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट और प्लाज्मिड में अगर प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है डीएनए सेगमेंट जिसे कहते हैं प्लाज्मिड्स. राइबोसोम्स आर ऑफ 70s. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट. Cell membranes may be enfolded to form a complex structure called mesosome. सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेगी, मेसोसोम, फोल्ड होकर. यूकैरियोटिक सेल. सेल्स आर लार्जर, about 5 to 100 micrometer. Cell has two envelope organization, whereas in prokaryotic cell has one envelope organization. Flagella if present, अगर flagella present होगा, आर 11 स्ट्रैंडेड होगा, उसके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होगा. दे शो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सोनिमा एंड शीथ. ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियर एनवलप, क्रोमेटिन, वन और मोर न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियोप्लाज्म.
न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के जैसे सेल के अंदर का जो स्पेस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप क्या होगा? न्यूक्लियस के एनवलप, उसे कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप। क्रोमेटिन मीन्स डीएनए आरएनए मटेरियल। डीएनए आरएनए जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। सेल वॉल इफ प्रेजेंट डज नॉट कंटेन म्यूरेमिक एसिड। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके पास म्यूरेमिक एसिड नहीं होगा। न्यूक्लियर डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि डीएनए फ्रीली प्रेजेंट थे, हिस्टोन से एसोसिएटेड नहीं थे, विदाउट हिस्टोन थे। न्यूक्लियर डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियर डीएनए इज लीनियर व्हाइल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज सर्कुलर। डीएनए लाइज इन न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। स्मॉल क्वांटिटी इज ऑल्सो फाउंड इन प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के अंदर भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। जबकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में हो रहे थे। प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट। प्लाज्मिड्स क्या थे? एक सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए सेगमेंट था जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप, 70s। राइबोसोम्स अकर्स इन प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट में सारे ही राइबोसोम 70s थे, लेकिन यूकैरियोट में क्या है? 80s टाइप के प्रेजेंट हैं राइबोसोम्स, और 70s के राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी apparatus, लाइसोसोम present in eukaryotic cells. Centrioles are usually present in animal cells. Centrioles कहाँ present होगा? Animal cells में। Mesosome like structure are absent. Mesosome क्या था? जब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया था, उसे कहा था मेसोसोम। वो स्ट्रक्चर यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक सेल। एल्गी, फंजाई, ईस्ट एंड मड, ये दोनों एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक इन नेचर। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है ER, एंडो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, apparatus. There is a difference between plant cell and animal cell. प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट होगी। एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। न्यूक्लियस प्लांट सेल में लाइज नियर पेरिफेरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, वाइल एनिमल सेल में क्या होगा? नियर द सेंटर। प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे फंजाई को छोड़ करके। एनिमल सेल में क्या होगा? एब्सेंट होगा। वैक्यूल सिंगल एंड लार्ज, वाइल इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर मल्टीपल एंड स्मॉल। छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, लेकिन इसमें एक होगा और बहुत बड़ा होगा। ग्लाइकोसोम प्रेजेंट in plant cell and absent in animal cell. Mitochondria fuse in plant cell and numerous in animal cell. Spindle and anestral and amphiestral. Lysosome rare and rarely present, और एनिमल सेल में तो प्रेजेंट ही होगा। सेलुलर कनेक्शन थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से कनेक्ट करेंगे। while animal cell through number of junctions. Reserve food, starch and fat in plant cell,
ग्लाइकोजन एंड फैट इन एनिमल सेल। अब हम देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले सेल है फ्लैटेन सेल। इट इज अ स्केल लाइक सेल्स। एग्जाम्पल स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम एंड upper layer of epidermis. These are the example of flattened cell. Cubical cell, most of secretory cells. Secretory cells का shape ज़्यादातर क्या होता है? Cubical. Columnar cells, rectangular cells को हम columnar cell कह रहे हैं with more length and less width. यानी columnar cells कैसे हैं? जिनकी length तो ज़्यादा है, width बहुत कम है. Example, cells lining those parts mainly where absorption or सीलियरी मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। जिस एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहां पे सीलियरी मूवमेंट हो रहा है, वहां पे कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्फेरिकल सेल, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एग सेल ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल के सेल ज्यादातर स्फेरिकल होते हैं और एनिमल सेल में जो एग सेल है वो स्फेरिकल है। स्पिंडल, स्मूथ मसल सेल्स, फाइबर्स। इलोंगेटेड नर्व सेल्स, ब्रांच्ड सेल्स, पिगमेंट सेल्स ऑफ स्किन। अब यहाँ पे एक रेशियो है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, रिप्रेजेंटेड एज एनपी। कैसे? Vn डिवाइडेड बाय Vc माइनस Vn। Vn मीन्स न्यूक्लियर वॉल्यूम, Vc मीन्स सेलुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द कॉर्क सेल। कॉर्क सेल में सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो मेन टाइप हैं। ठीक है, उसके बाद तो फर्दर यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ठीक है टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन जो मेन जो सबसे बेसिक टाइप है वो होता है दो टाइप, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। सो सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और एक थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होगी। ग्राम नेगेटिव में क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और एक थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट है। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। साइनोबैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव हैं, ये टफर पेप्टिडोग्लाइकल लेयर प्रेजेंट, एक्सटेंसिव इनर मेम्ब्रेन सिस्टम, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के साथ। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव में क्या होगा? टफर पेप्टिडोग्लाइकल लेयर प्रेजेंट होगी और एक एक्सटेंसिव इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। किसके साथ होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के साथ। आर्कीबैक्टीरिया नो आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है आर्कीबैक्टीरिया में, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है आर्कीबैक्टीरिया में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर किसकी लेयर है? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। अ टिपिकल सेल वॉल कंसिस्ट 4 लेयर। ये जो पूरी सेल वॉल होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? सबसे पहले मिडल लैमिला, ये M है, मिडल लैमिला, it is the outermost cementing layer between the cells made up of calcium and magnesium pectates. उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल, thin, elastic and capable of extension in a growing cell and diminishes as cell mature. ये प्राइमरी सेल होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और एक्सपेंशन के लिए कैपेबल होती है। ग्रोइंग सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती रहती है ये सेल वॉल डिसअपियर होने लगती है। मोर हेमीसेल्यूलोज और लेस सेल्यूलोज प्रेजेंट इन दिस सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेनकाइमेटस सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटिस सेल्स हैं, उनके पास क्या होता है? ओनली प्राइमरी वॉल होती है। थर्ड जो वॉल है सेल वॉल की, वो है सेकेंडरी सेल वॉल। दे आर फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड accretion. At the time of maturity, more layers of wall material is laid down on the inner side of the primary cell wall.
जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एक प्रोसेस से बनी होती है जिसे कहते हैं एक्रीशन। जब सेल में मेच्योरिटी होती है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो इनर सेल वॉल के ऊपर जो इनर सेल वॉल की जो लेयर होती है इनसाइड अंदर की तरफ से, वहां पे बहुत सारा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। तो वही सेल जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वही सेल क्या कहलाने लगती है? सेकेंडरी सेल वॉल। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मोर लेयर ऑफ वॉल मटेरियल्स, यानी ज्यादा वॉल मटेरियल्स कहाँ डिपॉजिट होने लगता है? इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। और फिर प्राइमरी सेल वॉल क्या कहलाने लगती है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में मोर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, लेस हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होता है। और प्राइमरी सेलुलोज में क्या होता है? ज्यादा हेमीसेलुलोज और लेस सेलुलोज। सेकेंडरी सेल वॉल फाउंड इन collenchyma, sclerenchyma and xylem vessels. There is a pits. Pits क्या है? Secondary cell wall may not be of uniform thickness and these places are called pits. जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो यूनिफॉर्मली थिकनेस नहीं होती, कहीं पे वो पतली होती है, कहीं पे मोटी होती है। तो जो ये प्लेसेस हैं उस प्लेस को कहा गया है पिट्स। ये कहाँ मिलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, वेसल्स एंड ट्रेकियार्ड्स में। सेल वॉल की सबसे लास्ट जो वॉल है वो है टर्शरी सेल वॉल, प्रेजेंट ओकेजनली ऑन द सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल पे ओकेजनली प्रेजेंट होती है, मतलब कहीं कहीं प्रेजेंट होती है, यूनिफॉर्मली नहीं प्रेजेंट होती है। कहाँ पाई जाती है? ट्रेकियार्ड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। प्योरली सेल्यूलोजिक, यानी ये पूरी की पूरी सेल्यूलोज से बनी होती है। समटाइम जाइलन ऑल्सो प्रेजेंट, कभी कभी जाइलन भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब एक सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये शेप प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इट वार्ड्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ पैथोजन से भी बचाता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अलाउ द प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट। ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसकी वजह से प्लांट्स सीधे खड़े रहते हैं। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स द ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ऑफ द सेल। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रिवेंट्स द बैरियर ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है और जो मॉलिक्यूल्स हमें नहीं चाहिए उसको लिए एज अ बैरियर भी काम करती है, यानी उसको अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर एंटर कर जाए। वो था सेल वॉल। अब नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज बायोमेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमिला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती है। कभी हम उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कभी हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? प्रोटीन 58 to 59%, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2%. Cell membrane was given by C. Nageli and C. Kramer in 1855. So protein found in plasma membrane are called membrane proteins. जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन मिलते हैं वो दो तरीके के होते हैं। या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड्री पे ऐसे सरफेस पे चिपके होंगे तो उसे कहेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पार्शली और कंप्लीटली बरीड, या तो वो थोड़े अंदर होंगे या पूरे के पूरे मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। पेरिफेरल मेम्ब्रेन कहाँ पे होंगे? ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन होंगे डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ सेल। ये मुश्किल होते हैं कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटीग्रल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सके, और ये पूरे प्रोटीन का 70% होते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन इजी टू एक्सट्रैक्ट होते हैं, 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरे प्रोटीन का। कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन और टनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम ट्रांसमेम्ब्रेन भी कहते हैं, टनल भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इट इन्वॉल्व्स इन द सोल्यूट और मोलर मॉलिक्यूल, मतलब ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं? सोल्यूट और मोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में। Peripheral membrane protein helps in cell interaction and cell recognition. Example of peripheral membrane protein is spectrin, and example of integral membrane protein is glycophorin and porins. Next constituent is lipids. Phospholipids are the
कंटिन्यूस फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रोवाइड कर देते हैं, फ्लूइडिटी एज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिपिड्स क्या होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स विच आर मेनली फाउंड, जो सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, फोस्फोटिडाइल सीरीन, फोस्फोटिडाइल कोलिन एंड पी इथेनॉल एमाइन सिफिलिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स मीन्स शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, शुगर ही होता है, ओलिगोसैकेराइड्स। लिंक टू लिपिड्स, किससे जुड़े होते हैं, लिपिड से, और प्रोटीन से, टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। जब ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिलते हैं तो ग्लाइको मीन्स शुगर होता है ना, ग्लाइको वर्ड रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, यानी जब वो प्रोटीन से मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बना लेते हैं और जब वो लिपिड से मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बना लेते हैं। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द आउटर सरफेस। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिकॉग्निशन। सेल कैसे रिकॉग्नाइज करती है दूसरे सेल को, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो है सैंडविच और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सैंडविच मॉडल ये किसने दिया था, डेनियल एंड डेवसन ने इन 1935 में। दे प्रपोज्ड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर इन विच आर लिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। इस साइंटिस्ट ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बनी हुई है, जिसमें 2 प्रोटीन लेयर हैं और 2 प्रोटीन के लेयर में बीच में लिपिड लेयर है एज अ सैंडविच की तरह। ये पोर है 0.35 नैनोमीटर के, ये प्रोटीन यानी ये 1 और 2 प्रोटीन लेयर है, उसके बीच में ये क्या है, लिपिड लेयर। लिपिड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। जो ये सर्कुलर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हेड, और ये होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। सॉरी, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये पानी को अट्रैक्ट करता है। ये पोलर एंड होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो ये होता है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। यानी एक लिपिड में क्या है, हेड और टेल। हेड है हाइड्रोफिलिक जो पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, और टेल है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इट्स गिवन बाय डेविड रॉबर्टसन इन 1959। अब जो ये थर्ड मॉडल है ये है फ्लूइड मोज़ेक कॉन्सेप्ट और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हमें एनसीईआरटी में डिटेल में हमने पढ़ा है। गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, a membrane consists of continuous bilayer of phospholipids molecule in which globular proteins are embedded। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो मेम्ब्रेन है उसके पास बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड्स के, यानी फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर है जिसके बीच में ग्लाइकोप्रोटीन्स एम्बेडेड है, यानी बीच बीच में ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। दिस अरेंजमेंट corresponds to iceberg floating in a sea of phospholipids. The biological membrane are considered to be quasi-fluid structure in which lipids and proteins are arranged in mosaic manner. इन्होंने क्या कहा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे स्ट्रक्चर बताया, क्वाजी फ्लूइड, यानी आधा फ्लूइड है पूरा, मतलब 2 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड, एक सेमी फ्लूइड, क्वाजी फ्लूइड। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या है, अरेंज्ड है इन मोज़ेक मैनर। तभी तो इसको बोला गया फ्लूइड मोज़ेक कॉन्सेप्ट और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए इसमें क्या था, बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स क्या है, एम्बेडेड है। ये देखिए प्रोटीन्स एम्बेडेड है। ये हमने बोला था कि 2 तरीके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन ये रहा,
जो मॉलिक्यूल सॉल्यूट को ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। एक पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो सेल टू सेल इंटरेक्शन में और सेल रिकॉग्निशन में हमारी हेल्प करते हैं। ये देखिए शुगर जब लिपिड के साथ प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलिपिड्स, और ये शुगर कार्बोहाइड्रेट है। ये थोड़े थोड़े से कोलेस्ट्रॉल जो ब्लैक में दिखाए हैं ये कोलेस्ट्रॉल है। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यानी इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अभी तो हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देख लिया, अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर थिक विथ फॉस्फोलिपिड लेयर एज द बेसिक लेयर। जो फॉस्फोलिपिड लेयर की थिकनेस क्या है, 7 नैनोमीटर। द हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फेस आउटवर्ड। जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ होगा फ्रॉम द बोथ द साइड। हमने देखा था ना ऐसे था, ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गई। ये एक लिपिड, ये 2 लिपिड, इसलिए क्या हो गया बाई लेयर। ठीक है, तो ये जो हेड है वो बाहर की तरफ होगा। इन्वायरमेंट यानी एक्वस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या होगा, पानी होगा। अब उससे कौन इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक एंड हेड ही तो इंटरेक्ट करेगा ना। तो ये जो हेड है वो बाहर की तरफ होगा। द हाइड्रोकार्बन टेल फेस इनवर्ड एंड क्रिएट अ हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। और जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ होंगी और वो क्या क्रिएट करेंगी, एक हाइड्रोफोबिक इंटीरियर, यानी अंदर कैसा होगा इन्वायरमेंट, हाइड्रोफोबिक। मोस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट अबाउट इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्मिंग अ फ्लूइड मोज़ाइक पैटर्न। अब इस फॉस्फोलिपिड में बहुत सारे प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, उसमें फ्लोट कर रहे हैं यानी उसमें तैर रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा इसे फ्लूइड मोज़ाइक पैटर्न। सम शॉर्ट ब्रांचिंग कार्बोहाइड्रेट चेन फाइंड टू अटैच विद द प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल। और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोटीन से अटैच मिलेंगे और कुछ लिपिड से अटैच मिलेंगे। जब प्रोटीन से अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड से अटैच होकर के मिलेंगे तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो सीन इन द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में हमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। अब तो हमने सेल मेम्ब्रेन के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, उसका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हमने देखा था ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट था जो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड था। वो किसमें हेल्प कर रहा था, ट्रांसपोर्ट में, सॉल्यूट और मॉलिक्यूल्स के। तो सबसे पहला फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट। तो पहला किस टाइप का ट्रांसपोर्ट, पैसिव। पैसिव में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बिल्कुल भी एनर्जी यूज नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव में 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट होता है। अब ट्रांसपोर्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप्स का है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आराम से ऐसे ही हो जाता है बिना किसी रिक्वायरमेंट के। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है,
ये डिफ्यूजन भी सिंपल डिफ्यूजन की तरह होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। जब हम एक वर्ड यूज करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है कि जो मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। जब हम बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मीन्स अब जो मूवमेंट हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा वो इसी स्टेटमेंट में लिखा होगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। अलोंग मीन्स हाई से लो की तरफ हो रहा है। अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी अब कैसे चाहिए होगी, जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा मूवमेंट, उस टाइम हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी एज इन द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे मूव हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद द हेल्प ऑफ ATPase complex and hydrogen transport through ATPase in bacteria etc. ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से, ATPase कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। और हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से हो रहा है, ATPase की हेल्प से। किसमें, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर सोडियम पोटेशियम और हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ATPase कॉम्प्लेक्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन एट सेल्यूलर लेवल, जो दूसरा फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, सेल्यूलर लेवल पे ट्रांसपोर्ट करना, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करना और एडिशन में हेल्प करना। सेल रिकॉग्निशन कैसे हो रही थी, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थे ऊपर, कभी लिपिड के साथ प्रेजेंट थे तो ग्लाइकोलिपिड बना रहे थे, प्रोटीन के साथ प्रेजेंट थे तो ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे थे, वो किस में हेल्प कर रहे थे, सेल रिकॉग्निशन में। हार्मोन रिसेप्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और फिफ्थ जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है कीमो रिसेप्शन। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ माई वीडियो then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.